हेलो एवरीवन। हर साल बजट जब आता है तो हमारा यहाँ पर पहला उद्देश्य ये होता है कि इस बजट में क्या खास है, क्या महंगा होने वाला है, क्या सस्ता मिलने वाला है, किसको क्या मिला है और किस तरीके से ये हर एक सेक्टर में हर एक लोगों को कैसे प्रभावित करेगा। आज हम यहाँ पे अंतरिम बजट के कुछ ऐसे ही मुद्दों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला मुद्दा यहाँ पर यह है कि अंतरिम बजट क्यों प्रस्तुत किया गया, ये पूर्ण बजट से अलग कैसे होता है, क्यों सरकार के द्वारा देखा जाए तो इस अंतरिम बजट में किसी प्रकार की बहुत बड़ी घोषणाएं या नई योजनाओं को लेकर के यहाँ पे प्राथमिकता नहीं दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखा है तो हर एक सेक्टर वाइज, जैसे नौकरी पेशा लोग हो गए, किसान हो गए, ऑटोमोबाइल हो गए, स्टूडेंट हो गए, महिला हो गई, हेल्थ वर्कर्स हो गए, इनको लेकर किस तरह की छूट यहाँ पर दी गई। इसके साथ साथ इस साल यहाँ पे बजट प्रस्तुत करने के दौरान निर्मला सीतारमण के द्वारा यहाँ पर कुछ विशेष मुद्दों, कुछ विशेष शब्दों को भी यहाँ पर आपको प्रयोग किया गया है, उनका भी मतलब यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पर एक एक करके इस बजट का थोड़ा सा अवलोकन करते हैं। सबसे पहले बजट का साइज क्या है। पिछले बार यहाँ पर देखा है एग्जाम में बजट के साइज को लेकर के एग्जाम में पूछे गए थे। तो यहाँ पे देखिए बजट जो है वो 45.03 लाख करोड़ का बजट यहाँ पे इस साल प्रस्तुत किया गया है और अंतरिम बजट है। पूर्ण बजट जो है कब प्रस्तुत किया जाएगा तो इसको ध्यान रखिएगा, जुलाई में प्रस्तुत किया जाएगा 2024 में। ठीक है, ये कौन सा है, ये आपको एक पूर्ण बजट प्रस्तुत किया जाएगा। फिलहाल अभी जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसे हम अंतरिम बजट कहते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सर अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में अंतर क्या है, यह भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए आइए इसका मतलब सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं। जब भी अंतरिम बजट और पूर्ण बजट को लेकर आपसे क्वेश्चन हो तो इनका मतलब क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए अंतरिम जो बजट होता है एक अस्थायी व्यवस्था होती है और ऐसा जिसमें नई सरकार कार्यभार संभालने तक सरकारी आय और व्यय को यहां पर सिर्फ कवर करती है। कहने का मतलब है अभी जो बजट प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि इस साल होने वाले हैं लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है ये सरकार बने या फिर यहाँ पे नई सरकार बने। तो यहाँ पर जब तक आपको नई चुनाव होने के पश्चात नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है तब तक के खर्चों को चलाने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत किए जाने वाला जो बजट होता है उसको हम यहाँ पे अंतरिम बजट कहते हैं। और ये हर बार जो होता है अंतरिम बजट चुनावी साल में ही यहाँ पर आपको आता है, अन्य सालों में यहाँ पर आपको पूर्ण बजट देखने को मिलता है। और पूर्ण बजट क्या होता है, एक व्यापक वित्तीय योजना जिसमें सरकारी आय, व्यय, आवंटन, नीतिगत घोषणा और सभी प्रकार के पहलुओं को हम शामिल करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस यहां पर यह होता है। दूसरा जो अंतर होता है यहां पर कि चुनावी वर्ष में लगभग 2 से 4 महीने की अवधि के लिए जहां अंतरिम बजट प्रस्तुत किया जाता है, वहीं पूर्ण बजट जो होता है पूरे वित्तीय वर्ष, यानी कि वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं टैक्स की बात करें तो यहां पर सरकार किसी बड़ी नीतिगत घोषणा और टैक्स में यहां पर बड़े बदलाव को आप अंतरिम बजट में नहीं देखते हैं, जैसा कि इस साल के बजट में देखने को मिला है। वहीं हम नॉर्मल या पूर्ण बजट की बात करते हैं तो यहां सरकार नई नीतियां और बड़ी बड़ी यहां पर योजनाओं की घोषणा करती है और हो सकता है कि जुलाई 2024 में जब प्रस्तुत किया जाएगा बजट उसमें इस तरह की घोषणाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। तो एक तो बेसिक डिफरेंस। दूसरी चीज यहां पे देखिए कुछ फैक्चुअल डेटा आपको ध्यान रखिएगा। इस बार जब निर्मला सीतारमण जी यहां पर संसद में बजट प्रस्तुत कर रही थी तो वहां पर उन्होंने कुछ शब्दों को बार बार यहां पे प्रयोग किया। जैसे कि इस बार सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया जो शब्द है प्रधानमंत्री, सरकार और टैक्स, ये 3 शब्द जो है 42 बार उन्होंने अपने भाषण के दौरान बोला है। इसके बाद भारत शब्द को 39 बार, स्कीम को 15 बार, किसान को 15 बार, ग्लोबल 10 बार, पॉलिसी 4 बार, गरीब 3 बार, फाइनेंस 3 बार और मोदी यहां पर 2 बार उनके द्वारा प्रयोग किया गया है। तो ये कुछ शब्दों को लेकर के ध्यान रखना है। इसके बाद यहां पे देखिए इस साल के बजट में जनवरी 2024 तक जीएसटी संग्रह जो है 1.272 लाख करोड़ तक यहां पर पहुंच गया है, जो कि यहां पर अब तक का दूसरा सबसे अधिक यहां पर उन्होंने जीएसटी संग्रह की यहां पर एक जानकारी दी है। अब आइए यहां पर समझते हैं बजट के संदर्भ में इस साल यहां पर जो उनके द्वारा कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया बजट भाषण के दौरान जिनका मतलब आपसे पूछा जा सकता है, जैसे ज्ञान, एफडीआई, जीडीपी और 3D। यहां पर बेसिक इसका फंडा हम अलग समझते हैं कि एफडीआई का क्या मतलब होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, 3D एफडीआई यहां पे क्या है, जीडीपी क्या होता है। लेकिन इसका जो उन्होंने अपने भाषण के दौरान प्रयोग किया उसके अलग तात्पर्य उन्होंने बताए हैं। जैसे कि ज्ञान जो शब्द का अर्थ उन्होंने 4 अलग अलग वर्गों को यहां पर केंद्रित किया है। जी का मतलब इसमें गरीब से है, वाई का मतलब युवा है, ए का मतलब अन्नदाता है और एन का मतलब नारी है। तो ज्ञान का मतलब 4 शब्दों से मिलकर है, इसको ध्यान रखिएगा, गरीब, युवा, अन्नदाता और यहां पे नारी। वहीं जीडीपी का जो संदर्भ उन्होंने बताया है, जी से मतलब है गुड गवर्नेंस, डी का मतलब है डेवलपमेंट और पी का मतलब है परफॉर्मेंस। तो जीडीपी का जो मतलब निकाला गया है गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस है। वहीं एफडीआई का मतलब है फर्स्ट डेवलप्ड इंडिया के लिए वहां पर उनके द्वारा प्रयोग किया गया।
और 3D का मतलब है डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, और यहां पर आपको डायवर्सिटी शब्द का उनके द्वारा यहां पर जिक्र किया गया है। तो इन सभी शब्दों का कई बार एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है। इसके साथ यहां पर देखिए साल के जो बजट में यहां पर देखा है सरकार का पैसा किस क्षेत्र में यहां पे सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है। 2024-25 के लिए यहां पे जो है 47,65,768 करोड़ रुपए के यहां पर एक बजट के खर्च के बारे में बताया गया है, जिसमें पेंशन को लेकर 2,39,000 है, रक्षा 4,54,773 है, सब्सिडी 3,81,175 है, कृषि संबद्ध कार्यालय के लिए 1,46,819, वाणिज्य के लिए 45,958, पूर्वोत्तर के विकास के लिए 5,900, शिक्षा के लिए 1,24,638, ऊर्जा के लिए 76,302, विदेशी मामले के लिए 22,155, वित्त के लिए 87,642, स्वास्थ्य के लिए 90,141 और गृह विभाग के लिए 1,39,328। ये सभी यहाँ पे करोड़ रुपए में यहाँ पर इनका बजट जो है वो बताया जा रहा है। इसी तरीके से ब्याज में देखें तो 11,90,440 करोड़, IIT के लिए 1,15,752 करोड़, योजना सांख्यिकी के लिए 6,291 करोड़, ग्रामीण विकास के लिए 2,65,808, वैज्ञानिक विभाग 32,169, सामाजिक कल्याण के लिए 56,501, कर प्रशासन के लिए 2,03,297, राज्यों को जो अंतरण किया जाएगा 2,86,787, इसको ध्यान रखना है। परिवहन 5,44,39, संघ क्षेत्र के लिए 63,541, शहरी विकास के लिए 70,524 और उनके लिए 1,23,131। तो अलग अलग संदर्भ में किसको कितना खर्च दिया जा रहा है, बजट में कितना आवंटन किया गया है, विभागीय आधार पे उसको यहां पर जानकारी दी गई। अब आइए हम यहां पे बात करते हैं इस बार यहां पे जो बजट में 8 अलग अलग सेक्टर में किसको क्या दिया गया है। इसमें नौकरी पेशा, किसान, महिला, बुजुर्ग, व्यापारी, स्टूडेंट, हेल्थ, रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल को लेकर हम बात करते हैं। सबसे पहले यहां पे देखिए नौकरी पेशा लोगों को लेकर के बजट इस साल कैसा रहा। अंतरिम बजट को लेकर देखें तो किसी प्रकार की देखिए इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स की जो बात की जाती है, इसके स्लैब में किसी तरीके का कोई बदलाव यहां पर आपको देखने को नहीं मिलता है। साथ ही नई प्रकार की जो टैक्स रेजिम है चुनने में पहले की तरह ही 3 लाख रुपए तक का यहां पर टैक्स नहीं देना है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत अगर हम देखें कोई भी जो सैलरीड पर्सन होगा उसे 7.5 लाख रुपए तक की यहां पर आपको छूट दी गई है। साथ ही अन्य लोग जो है 7 लाख तक की इनकम टैक्स पर यहां पर छूट पा सकते हैं। नए फॉर्म पर 26AS से टैक्स फाइल यहां पर करना अब आसान हो चुका है और 2013-14 में 93 दिनों के बजाय 10 दिनों में यहां पर आपको रिफंड मिल रहा है। तो नौकरी पेशा लोगों को लेकर के बजट यहां पर किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दे रहा है, जो पुरानी व्यवस्था थी उसी को यहां पर इस बार भी लागू किया है। अब बात करते हैं किसान को लेकर के, तो मनरेगा के लिए यहां पर देखिए 86,000 करोड़ का बजट दिया गया है, जो कि पिछली बार के बजट से ज्यादा है। वहीं 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। सोलर रूफटॉप की सूर्योदय योजना के तहत हर महीने यहां पर 300 यूनिट बिजली यहां पर फ्री यूज कर सकेंगे। पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ की यहां पर आर्थिक मदद प्रदान की गई। मत्स्य संपदा योजना के तहत 55 लाख किसानों को रोजगार प्रोवाइड कराया गया। देश में करीब 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क यहां पर स्थापित किए जाएंगे। फसलों पर नैनो डैप का इस्तेमाल यहां पर होगा और दुग्ध किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा। 1361 मंडियों को ई नैम से यहां पर जोड़ा जाएगा। तो किसानों को लेकर के देखा है इस बजट में यहां पर कुछ इन पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया। इसी तरीके से महिला, बुजुर्ग, व्यापारी, स्टूडेंट और हेल्थ वर्कर को अगर हम देखें तो यहां पर क्या विशेष रहा। सबसे पहले बात करते हैं महिला एवं बुजुर्ग को लेकर के। इस बार देखिए करीब 1 करोड़ महिलाओं को यहां पे लखपति दीदी यहां पर ऑलरेडी जो योजना चलाई गई थी उसके माध्यम से बन चुकी हैं और अगला टारगेट रखा गया है कि करीब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की यहां पर आपको योजना है। इसी तरह 9 से 14 साल की लड़कियों को टीकाकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और सभी आशा और आंगनवाड़ी कर्मियों को आयुष्मान भारत के दायरे में यहां पर लाया जाएगा। तो इस तरीके से महिलाओं को लेकर के कुछ विशेष यहां पर घोषणाएं आपको की गई हैं। व्यापारियों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो क्या विशेष रहा इस साल के बजट में, तो ब्लू इकोनॉमी अर्थात जो समुद्री अर्थव्यवस्था उसको यहां पर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। ब्लू इकोनॉमी के 2.0 के तहत नई योजना यहां पर शुरू की जाएगी। साथ ही 1 लाख करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त या कम ब्याज दर पर यहां पर यह प्रोवाइड कराया जाएगा और 75,000 करोड़ का लोन जो है वो ब्याज मुक्त दिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें स्टूडेंट्स को लेकर के, तो स्किल इंडिया मिशन में 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया गया। 3,000 यहां पे नई ITI यहां पर आपको बनाए गए हैं और 54 लाख युवाओं को प्रशिक्षित यहां पर किया गया है। हेल्थ के क्षेत्र की बात करें तो सरकार सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन पर ध्यान देगी और मातृ और शिशु देखरेख की योजनाओं को व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत यहां पर लेकर आएगी। वहीं
रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को लेकर के बजट में इस साल यहां पे कुछ विशेष पहलू जो देखने को मिले, जैसे कि सरकार यहां पर मिडिल क्लास के लिए आवास योजना लेकर आएगी। अभी तक गरीबों के लिए यहां पर लेकर आया गया था और इसे मिडिल क्लास के स्तर पर अपग्रेड किया जाएगा। अगले 5 साल में करीब 2 करोड़ घर बनाने की पीएम आवास योजना के तहत यहां पर 3 करोड़ घर ऑलरेडी यहां पर बनाए गए हैं और 2 करोड़ और घर यहां पर बनाए जाएंगे। इनमें 2 करोड़ आवास अगले 5 वर्षों में बनने जा रहे हैं। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में 11% से ज्यादा यहां पर खर्च किया जाएगा। किराए के घर, बस्ती, अनियमित घरों में रहने वाले लोगों के पास नया घर खरीदने के बनाने का भी यहां पर मौका दिया जाएगा। तो रियल एस्टेट के क्षेत्र में देखा है तो मिडिल क्लास के घरों को या कह सकते हैं लोगों को यहां पर घर प्रोवाइड कराने के लिए यहां पर एक बड़ी पहल अगले 5 सालों में यहां पर 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे और साथ ही सहायता दी जाएगी। अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर के, तो यहां पर देखिए 3 नए रेलवे कॉरिडोर ऊर्जा, खनिज और सीमेंट के यहां पर बनाए जाएंगे। पीएम गति शक्ति योजना के तहत काम तेज किया जाएगा। माल भाड़ा परियोजना को विकसित किया जाएगा। 40,000 नॉर्मल रेल डिब्बों को वंदे भारत में बदला जाएगा। विमानन जो कंपनियां होंगी 1000 विमानों का यहां पर ऑर्डर देकर आगे और भी यहां पर अब बढ़ रही हैं। ज्यादा से ज्यादा यहां विमान क्षेत्र आपको बढ़ रहा है। बायो फ्यूल के लिए यहां पे समर्पित योजनाएं लाए जाने की बात की गई हैं। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ई वाहन यहां पर उपलब्ध कराए जाएंगे। रेलवे समुद्र मार्ग को भी जोड़ने पर जोर दिया जाएगा और टियर 2 में टियर 3 से शहरों को हवाई मार्ग से जोड़े जाने की बात कही गई। साथ ही ई व्हीकल की चार्जिंग के लिए बड़े पैमाने पर इंस्टॉलेशन होंगे और वेंडरों को देखा जाए तो इससे आपको काम मिलेगा। तो इस साल की बजट को लेकर अलग अलग सेक्टर में किस तरीके की यहां पर सुविधाएं देने की बात की गई है और किस तरह की योजना आगे के ले आने वाले हैं, जो प्लान यहां पर है उसको यहां पर एक ब्लूप्रिंट जरूर प्रस्तुत किया गया है, लेकिन किसी प्रकार की यहां पर बड़ी घोषणा है, किसी प्रकार की बड़ी राहत को लेकर के यहां पर इस साल के बजट में आपको कोई देखने को नहीं मिलता है। हो सकता है जुलाई 2024 के आने वाले बजट में, पूर्ण बजट में आपको कुछ तरह की नई योजनाएं, घोषणाएं यहां पर दे सकते हैं या फिर इनके विस्तारित स्वरूप को प्रस्तुत किया जा सकता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।